तो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हरिओम सिंह यादव और आप देख रहे हैं लाभ ऑनलाइन। हम BNSS 2023 के अध्याय 3 की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अध्याय 3 की। अध्याय 3 की चर्चा करेंगे। अध्याय 3 में क्या है? जब हम अध्याय 3 की चर्चा कर रहे हैं तो अध्याय 3 की चर्चा कर रहे हैं। इसका क्या नाम है? न्यायालयों की शक्तियाँ। न्यायालय जो कोर्ट होते हैं, न्यायालयों की शक्तियाँ, ये इस पाठ का नाम है। ये इस पाठ का नाम है। क्या नाम है? न्यायालयों की शक्तियाँ। शक्तियाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि इसमें कुल धाराएं कितनी हैं। अध्याय 3 जो जिसमें न्यायालय की शक्तियाँ हैं, इसमें कुल धाराएं इसमें 9 धाराएं हैं। कौन की हैं? 21 से लेके 29 तक की। 21 से लेके 29 तक की टोटल 9 धाराएं हैं। धारा 21 की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? धारा 21 की। धारा 21 में न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, अपराध विचारणीय, वे न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, ये धारा 21 में बात कही गई है। अब कौन से न्यायालयों के द्वारा अपराध विचारणीय है, इसको देखते हैं, विस्तार से देखते हैं इसे। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए क्या है? पहला क्या कहता है? पहला कहता है भारतीय न्याय संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण, जो है BNS 2023 है। BNS 2023 के अधीन, BNS 2023 के अधीन कोई अपराध है, BNS 2023 के अधीन कोई अपराध है तो उस अपराध का विचारण निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकेगा। अगर BNS के अधीन कोई अपराध है तो उसके विचारण की बात करें, उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? इसमें पहली चीज जिसके द्वारा किया जाएगा, उच्च न्यायालय। किसके द्वारा किया जाएगा? पहला है उच्च न्यायालय, दूसरा है सेशन न्यायालय। दूसरा क्या है? सेशन न्यायालय। तीसरा क्या है? उच्च न्यायालय। दूसरा सेशन न्यायालय। तीसरा है किसी अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शाया गया है। अन्य न्यायालय, ये अन्य न्यायालय, इसके द्वारा इसके द्वारा विचारणीय होना कहाँ दिया गया है? प्रथम अनुसूची। ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में ये दिया गया है कि ये न्यायालय किसी मामले का विचारण कर सकेगा, तो इनके द्वारा विचारण किया जा सकता है। परंतु इसमें एक परंतु भी है। परंतु क्या है? परंतु में परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या कह रहे हैं? ये परंतु में जो BNS 2023 है, 2023 है, परंतु जो BNS 2023 है की धारा 64 है। कौन सी? इसकी कुछ धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं ये धाराएं? भारतीय न्याय संहिता की धाराएं कौन कौन सी हैं? एक है 64, दूसरी है 65, दूसरी है 66, उसके बाद 67, उसके बाद क्या है? 68, उसके बाद और कौन सी है? 69,
और 70 या 71 इनके अधीन अगर किसी अपराध का विचारण यथासाध्य ऐसे न्यायालय द्वारा की जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। अगर इन ये धाराएं दी गई हैं 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 इन धाराओं में संबंधित अपराध है, इन धाराओं से संबंधित अपराध है, तो उस अपराध का विचारण जो होगा वो महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? महिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा खंड क्या कहता है इसका? दूसरा खंड खा है। खा में क्या है? किसी अन्य विधि के अधीन, ये बीएनएस के अधीन था, कोई अन्य विधि है, ये कोई अन्य विधि है, इस विधि के अधीन कोई अपराध है। तो अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है, किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, इस अपराध का विचारण जो है कोई अन्य विधि है, उसके अपराध का विचारण, किसकी बात कर रहे हैं? अन्य विधि है, इसके अधीन कोई अपराध है, उस अपराध का विचारण। जब ऐसी विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, जब इस विधि में कोई न्यायालय का उल्लेख है, क्या है? उल्लेख है, तब ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और जब कोई न्यायालय का उल्लेख है, अगर उल्लेख है तब उसके द्वारा, अगर नहीं है, तब किसके द्वारा हुआ? तब उच्च न्यायालय के द्वारा, या दूसरा कौन सा होगा? उच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय जिसके द्वारा ऐसे अपराध का विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दिखाया गया है। जो पहली कोई अन्य न्यायालय, कोई ये अन्य न्यायालय, इस अन्य न्यायालय के द्वारा विचारणीय होना, इस अन्य न्यायालय के द्वारा विचारणीय होना पहली अनुसूची में दिखाया गया है। पहली अनुसूची में दिखाया गया है। तो ये दो ही कोर्ट है जिनका विचारण किया जा सकता है। अब अगर इस चीज़ को हम देखें तो इस चीज़ को दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। जब हम इसे एक बार और देखते हैं तो किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी हमने जिस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले अध्याय 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अध्याय 3 की। अध्याय 3 में अब तक हमने क्या देखा? जो देखा उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अध्याय 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अध्याय 3 की। अध्याय 3 में क्या दिया गया है? न्यायालयों की शक्तियों के बारे में उपबंधित है। न्यायालयों की शक्तियाँ, इसमें कुल धाराएं 9 हैं। कुल कितनी धाराएं? 9 धाराएं। कौन सी हैं? 21 से लेके 29 तक की। उसके बाद धारा 21 की बारी आती है तो धारा 21 कहती है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। वे कौन से न्यायालय हैं जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है? तो इसमें 2 खंड हैं, खंड खा और दूसरा खंड है खा। कौन से हैं खंड? खंड का और खंड खा। खंड का में कहा गया है अगर कोई अपराध बीएनएस 2023 से संबंधित है, अगर कोई अपराध है जो बीएनएस 2023 है इससे संबंधित कोई अपराध है तो उसका विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा, क्या कोई अन्य न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ये अन्य न्यायालय कौन सा होगा? अन्य न्यायालय वह होगा जो प्रथम अनुसूची में बताया गया है, पहली अनुसूची में बताया गया है। लेकिन इसमें एक परंतु भी दिया गया है। परंतु में क्या है
कि अगर बीएनएस की कुछ धाराएं हैं, कौन कौन सी, 64, 65, 66, 67, 68, ये धाराएं हैं, 69, 70, 71। अगर इन धाराओं से संबंधित अपराध है, जो अपराध है वो इन धाराओं से संबंधित है, इनसे संबंधित अपराध है, तो जो अपराध इनसे संबंधित है, अगर इसका विचारण की बात हो तो जब इसका विचारण होगा तो महिला न्यायाधीश ही इसका विचारण करेगी। कौन करेगी? महिला न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, उसके साथ ही इसके दूसरे खंड के बारे में बात करते हैं। दूसरा खंड क्या है? कोई अन्य विधि, यानी बीएनएस के बारे में तो पहले ही बात कर ली। अब कोई अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है तो उसके विचारण की बात करें तो उसका विचारण कौन करेगा? अगर इस अन्य विधि में न्यायालय दिया गया है, न्यायालय का उल्लेख है, तो उसके द्वारा विचारण किया जाएगा, तो उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। अगर न्यायालय नहीं दिया गया है तो उच्च न्यायालय के द्वारा विचारण किया जाएगा। या फिर दूसरा कौन सा है? कोई अन्य न्यायालय। ये अन्य न्यायालय कौन सा होगा? ये अन्य न्यायालय वही होगा जो पहली अनुसूची में बताया गया होगा। पहली अनुसूची में बताया गया होगा कि इसके द्वारा इसका विचारण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम धारा 22 की तरफ। धारा 22 की तरफ। धारा 22 में क्या है? जब अगर हम धारा 22 की बात करते हैं, धारा 22 में क्या है? धारा 22 है दंडादेश जो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। इसमें क्या है? इसमें है दंडादेश। दंडादेश जो थोड़ा दंडादेश जो या थोड़ा इसे ऊपर कर दीजिए। हम धारा 22 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? धारा 22 की। और धारा 22 में क्या है? दंडादेश जो उच्च न्यायालय दंडादेश जो उच्च न्यायालय यस और सेशन न्यायालय पहला दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? वो दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें दो उपधाराएं हैं। पहली उपधारा क्या कहती है? पहली उपधारा कहती है उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। यानी क्या कह रहे हैं? जो उच्च न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। कोई भी दंडादेश दे सकता है। उच्च न्यायालय कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। अगर हम इसकी उपधारा 2 की बात करें तो उपधारा 2 में क्या है? सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश, किसकी बात हो रही है? या तो सेशन न्यायाधीश की बात हो रही है। दूसरा कौन है? अपर सेशन न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। मृत्यु दंडादेश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। जो सेशन न्यायाधीश है या अपर सेशन न्यायाधीश है वह भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो उच्च न्यायालय है वह विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, ये बात आपको पता थी। उसके बाद आती है जो सेशन न्यायाधीश हैं और अपर सेशन न्यायाधीश हैं, ये भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। लेकिन जब ये सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंडादेश देते हैं, जब ये मृत्यु दंडादेश दें तब क्या होगा? इसका उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट किया जाना
उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जानी आवश्यक है। इसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की आवश्यक है। यानी अब तक हम कौन कौन सी चीज़ें देख चुके हैं? अब तक हम जो देख चुके हैं अध्याय 3 में, वो 2 धाराएं देख चुके हैं। कौन कौन सी धाराएं देख चुके हैं? सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया था कि इसमें कुल 9 धाराएं हैं। कितनी धाराएं? 9 धाराएं। कौन कौन सी हैं? 21 से लेकर 29 तक की। धारा 21 में कौन सा था कि कौन से न्यायालयों के द्वारा सुनवाई की जाएगी या विचारण किया जाएगा। तो पहला किया था जो बीएनएस से संबंधित अपराध हैं, उन अपराधों का विचारण उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या ऐसा कोई भी न्यायालय जो पहली अनुसूची में बताया गया है, उन 3 न्यायालयों के द्वारा किया जा सकता है। 3 तरीके के न्यायालय बताए गए हैं। लेकिन इसमें एक बात और बताई गई है, कुछ धाराएं बताई गई हैं 64 से लेकर 71 तक की। अगर अपराध इन धाराओं से संबंधित है तो उस अपराध का विचारण जहाँ तक संभव हो महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? महिला न्यायाधीश के द्वारा। उसके बाद धारा 21 का जो उपखंड खा है उसमें बताया गया है कि किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध है, उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? अगर उस विधि में कोई न्यायाधीश बताया गया है, कोई न्यायालय बताया गया है, उल्लेख किया गया है, तो उस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगर उल्लेख नहीं किया गया है तब किसके द्वारा किया जाएगा? तब ऐसे मामले का विचारण या तो उच्च न्यायालय करेगा या फिर कोई ऐसा न्यायालय करेगा जो पहली अनुसूची में बताया गया है, पहली अनुसूची में बताया गया है। उसके बाद आते हैं धारा 22 में। किस पर आते हैं? धारा 22 पे। धारा 22 है कि दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। तो सबसे पहले तो 22 के उपखंड में 1 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा। उसके बाद कहा गया है कि जो सेशन न्यायाधीश है या अपर सेशन न्यायाधीश है वह विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकेगा, लेकिन यदि वह मृत्यु दंडादेश देता है तो उस जो मृत्यु दंडादेश है वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है, उसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम धारा किसकी बात करते हैं? धारा 23 की बात करते हैं। धारा 23 में क्या है? दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, ये बात बताई गई है इसमें। तो दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे वो कौन सा दंडादेश दे सकेंगे? दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे इसमें आगे बढ़ते हैं। धारा 23 की बात कर रहे हैं। दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, कौन सा दंडादेश दे सकेंगे मजिस्ट्रेट? इसमें अगर हम ये बात कर रहे हैं कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे तो उसमें शुरुआत करते हैं इसकी उपधारा 1 से। उपधारा 1 में क्या कहा गया है पहले पढ़ते हैं इस धारा को। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वो मुख्य न्यायालय मृत्यु, कौन सा? मृत्यु या आजीवन कारावास, मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, या 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास। इसे छोड़कर, यानी वह जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वह मृत्युदंड का सजा नहीं दे सकता।
आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दे सकता, या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जो सज़ा हो सकती है उस सज़ा को नहीं दे सकता। इसके सिवा इसका मतलब है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या सीजेएम है, ये 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। क्या दे सकता है? सज़ा दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो कितनी सज़ा दे सकता है? 7 साल तक का कारावास की सज़ा दे सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं उपधारा 2 की तरफ। उसके बाद आती है उपधारा 2, कहती है इसमें उपधारा 2 क्या कहती है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, इसके बारे में और बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनअधिक अवधि के लिए कारावास का, यानी कितने साल तक की सज़ा दे सकता है? 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा दे सकता है। कारावास 3 वर्ष तक का कारावास की सज़ा दे सकता है ये। और क्या कर सकता है? या 50,000 रुपये से, कितने? 50, यानी 50,000 से अनधिक जुर्माने का, या 50,000 तक का ही जुर्माना लगा सकता है। ये क्या लगा सकता है? जुर्माना लगा सकता है। उसके बाद क्या है? जुर्माने का या दोनों का, या ये दोनों दे सकता है, या दोनों भी दे सकता है, या सामुदायिक सेवा का, या सामुदायिक सेवा का दंडादेश दे सकता है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय क्या अब 3 साल तक की सजा दे सकता है, 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है, या दोनों दे सकता है, या सामुदायिक सेवा लगा सकता है। उसके बाद उपधारा 3 की बात आती है। इसमें आता है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय की बात है तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनअधिक अवधि के कारावास का, यानी 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास। कितने साल की सजा दे सकता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय? 1 साल तक के कारावास। और जुर्माना कितना लगा सकता है ये? 10,000 रुपये तक का, 10K तक का। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कितना? 10K तक का। उसके बाद या दोनों का लगा सकता है। उसके बाद क्या है? या सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है, सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है। उसके बाद इसमें एक स्पष्टीकरण भी है। क्या है? स्पष्टीकरण। जो स्पष्टीकरण है इसे समझ लेते हैं। स्पष्टीकरण है एक स्पष्टीकरण में क्या है? स्पष्टीकरण में सामुदायिक सेवा को स्पष्ट किया गया है। जो सामुदायिक सेवा है इसे स्पष्ट किया गया है। स्पष्टीकरण में सामुदायिक सेवा को स्पष्ट किया गया है। कैसे किया गया है स्पष्ट? सामुदायिक सेवा से
ऐसा कार्य अभिप्रेत है। सामुदायिक सेवा क्या होती है? कोई कार्य होता है। ये क्या होता है? ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के ऐसे रूप में करने के लिए न्यायालय आदेश करे। ये न्यायालय क्या है? सामुदायिक सेवा एक कार्य है और न्यायालय ने कहा है कि आप ये कार्य करें, ये कार्य करें। और क्यों करें? दंड, आपको इस कार्य को करने का दंड दिया जाता है, दंड दिया जाता है जो समुदाय के लाभ के लिए हो। ये कार्य कैसा है? समुदाय के लाभ के लिए, समुदाय के लाभ के लिए है। ये किसके लिए? समुदाय के लाभ के लिए हो। अगर कोई कार्य ऐसा है जो समुदाय के लाभ के लिए हो और जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा, और तो और इसके लिए जो पारिश्रमिक है, पारिश्रमिक या किसी भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा इस व्यक्ति को। ये कोई एक ऐसा कार्य है जो समुदाय के लाभ के लिए होता है और इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, और वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा कहा जाता है, न्यायालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? क्या कहता है? न्यायालय कहता है कि आप ये कार्य कीजिए। क्यों कीजिए? कि दंड दिया जाता है आपको ये कार्य करने का। अब ये कार्य कैसा होता है? ये समुदाय के लाभ के लिए होता है, समुदाय के लाभ के लिए होता है और इसके लिए कोई परिश्रम नहीं दिया जाता। आगे बढ़ते हैं। अब हम धारा 24 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 24 की। धारा 24 किससे संबंधित है? जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। जुर्माना देने में व्यतिक्रम, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, कारावास का दंडादेश। यानी इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति जुर्माना ना दे पाया, कोई व्यक्ति जुर्माना ना देने पाया या व्यतिक्रम हो गया, तो उसके लिए जो कारावास होगा वो क्या होगा? कारावास, किस कारावास का दंडादेश दिया जाएगा? इसे समझते हैं। सबसे पहले उपधारा 1 को देखते हैं। उपधारा 1 को देखते हैं। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकेगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। अगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, मजिस्ट्रेट का न्यायालय, ये मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम हो गया। मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितना कारावास दे सकता है? मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर जो दंडादेश है वो क्या हो? दंडादेश देगा वो क्या होगा? दंडादेश कितना होगा? वह होगा जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, विधि द्वारा प्राधिकृत है। उसके बाद आगे आते हैं। इसमें क्या है? परंतु वह कोई भी जुर्माना, कोई भी दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक की ना होगी। इसमें कहा गया है, परंतु लिखा है इसमें, परंतु में क्या है? जो अवधि दे रहा है दंडादेश, न्याय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास दे रहा है मजिस्ट्रेट, वो अवधि की बात करें तो वो अवधि का पहला का क्या है? धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट जो दंडादेश दे सकता है, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट जो दंडादेश दे सकता है उससे ज़्यादा नहीं होगा। धारा 23 के अधीन सीजेएम कितना कारावास दे सकता है? सीजेएम जो कारावास है वो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। और ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कितना दे सकता है? 3 वर्ष तक का कारावास प्लस 50 के जुर्माना, या ये इतने कारावास की सज़ा दे सकता है 7 साल तक के, 3 वर्ष के कारावास की। और ज्यूडिशरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, 1 वर्ष तक का
कारावास दे सकता है। यानी जो मजिस्ट्रेट है, जो अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर रहा है, तो कोई व्यक्ति को कितनी सज़ा दे सकता है? सीजेएम 7 साल तक की दे सकता है, जुडिशरी मजिस्ट्रेट 3 साल तक की दे सकता है, और सीजेएम 1 वर्ष तक की दे सकता है। जुडिशरी मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास 1 साल तक की दे सकता है। इसकी उपधारा खा की बात करें, उपधारा खंड खा की बात करें, खंड खा की बात करें, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक की नहीं होगी, चौथाई से अधिक की नहीं होगी। जहां कारावास मुख्य दंडादेश, अगर ये मुख्य दंडादेश है, उसके भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, यानी जो दंडादेश दिया जा रहा है, क्या दे रहा है? दंडादेश, दंडादेश है, उसी का एक मुख्य भाग कारावास, दंडादेश के मुख्य भाग का कारावास, कारावास उसी का हिस्सा है। जो दंडादेश है, मुख्य दंडादेश है, उसके ही एक भाग का कारावास है, उसका एक हिस्सा कारावास है। तो क्या होगा, वहां वह उस कारावास की अवधि के, जो कारावास है इसकी अवधि के एक चौथाई से अधिक की नहीं होगी, एक चौथाई से अधिक की नहीं होगी। अच्छा, एक चौथाई से वहां वह उस कारावास की अवधि के एक चौथाई से अधिक की नहीं होगी, जिसको मजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में से अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है। यानी एक चौथाई शब्द का यूज किया गया है। अगर न्यायालय, जो मजिस्ट्रेट है, वो जुर्माना देने में एक चौथाई के लिए ही सक्षम है, तो वह एक चौथाई तक का ही दंडादेश दे सकेगा। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद एक दूसरा उपखंड है इसका, उपखंड उपधारा 2। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेटों द्वारा अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा। ये जो धारा 23 में मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है, उसके अतिरिक्त होगा। क्या होगा? एक्स्ट्रा। ये जो मजिस्ट्रेट है, क्या है? मजिस्ट्रेट धारा 23 में जो दंडादेश दे सकता है, जो दंडादेश दे सकता है, उससे अतिरिक्त होगा। ये जो दंडादेश, इसमें जुर्माना देने पर व्यतिक्रम है, तो ये उससे अतिरिक्त होगा, यानी उसी में शामिल ना माना जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब धारा 25 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 25 की बात करते हैं। धारा 25 में क्या है? धारा 25 में जो बात करते हैं, धारा 25 है, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। एक ही विचारण में कई मामलों में दोष सिद्ध होने पर, दोष सिद्ध होने, एक ही विचारण में कई मामलों में दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश, दंडादेश। इसमें क्या है, अगर एक विचारण है,
इसकी उपधारा 1 को देखते हैं। उपधारा 1 को, उपधारा 1 क्या कहती है? उपधारा 1 क्या कहती है? उपधारा 1 कहती है जब कोई व्यक्ति एक ही विचारण में 2 या अधिक अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया जाता है। एक ये विचारण था, ये विचारण एक विचारण है, इसमें 2 या अधिक अपराध, इसमें क्या होता है 2 या अधिक अपराध के लिए, ये एक विचारण में 2 या अधिक अपराध के लिए क्या किया जाता है? दोष सिद्ध किया जाता है। दोष सिद्ध किया जाता है तब न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अगर दोष सिद्ध किया गया है तब एक धारा है BNS की। कौन सी है? BNS की। BNS 2023 की एक धारा है 9। कौन सी धारा है? 9। इसके अधीन रहते हुए न्यायालय इसके अधीन रहते हुए ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा। विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा। अगर इन धाराओं के अधीन रहते हुए तो जिन दंडों को वह जो न्यायालय जो दंड देने के लिए सक्षम है, जो दंड देने के लिए सक्षम है वह दे सकेगा। देने के लिए सक्षम है वे दे सकेगा, वे दंड दे सकेगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? दंडादेश दे सकेगा और विहित भिन्न दंडों के लिए न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकेगा। और न्यायालय अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश साथ साथ या क्रमबद्ध रूप से भोगने का आदेश दे सकेगा। और न्यायालय क्या कहेगा? न्यायालय कहेगा कि जो दंडादेश दिए हैं वह साथ भोगे जाएं या एक के बाद एक के क्रमवर्ती रूप से भोगे जाएं। ये कौन डिसाइड करेगा? ये न्यायालय डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय। कि जो दंडादेश न्यायालय ने दिए हैं उस व्यक्ति के लिए एक ही विचारण में, अगर उस व्यक्ति के लिए जो दंडादेश दिए हैं न्यायालय ने, वो दंडादेश या तो एक साथ भोगे जाएंगे या क्रमवर्ती रूप से भोगे जाएंगे, इस बात का निर्धारण न्यायालय करेगा। कौन करेगा? न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो धारा 2 की बात आती है। उपधारा 2 की बात आती है। उपधारा 2 में क्या है? दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में, अगर ये जो दंड है, ये 2 दंड दिए गए, एक दंड फिर उसके बाद ये दंड, तो अगर दंड ऐसे क्रमवर्ती हैं कि पहले इसे भोगा जाएगा उसके बाद इसे भोगा जाएगा, तब क्या होगा? क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर देने के लिए सक्षम है। न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतर न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे। अब मान लीजिए कि न्यायालय के लिए जो सीमा है, मान लीजिए चीफ जो CJM साहब कितना सज़ा दे सकते हैं? 7 साल तक की दे सकते हैं, 7 साल तक की सज़ा, कारावास की सज़ा दे सकते हैं। अब ये 6 वर्ष की ये दे गई, 6 वर्ष की ये दे गई, तो इस तरीके से ये कारावास की सज़ा हो गई 12 साल। 6 की ये, तो कितनी हो गई ये 12 साल हो गई टोटल, प्लस 12 साल हो गई, 12 साल। अब इसके लिए ये कहा है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे।
तो जो न्यायालय सीजेएम कोर्ट साहब हैं, सीजेएम कोर्ट है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये उच्चतर न्यायालय के लिए भेजे। कहाँ भेजे? उच्चतर न्यायालय के लिए। उच्चतर न्यायालय के पास भेजे, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद इसमें एक परंतु है। क्या है? परंतु क्या कहता है? परंतु किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। अब इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी दी जा सकती है? 20 साल। 20 साल, इससे ज़्यादा साल के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। दूसरी बात क्या है का उसमें है, संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगा। जो संकलित दंड है, जो इकट्ठा होकर जो दंड बना 12 साल का, ये दंड उस दंड की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगा जिसे एक अपराध में देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। यानी दूसरी बात इसमें की गई है कि सीजेएम साहब एक अपराध में, किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी दे सकते हैं? 7 साल। अब एक अपराध में वो दे सकते हैं, तो ऐसे करके वो जो उसके दूने से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कुल 14 वर्ष से भी अधिक नहीं होगा। 14 वर्ष से भी अधिक नहीं होगा, यानी एक अपराध में तो वो अधिकतम इतनी दे सकते हैं। तो इस तरीके से कई अपराधों को दिए तो वो दूने से ज़्यादा नहीं होगी, 2 गुने से ज़्यादा, 2 गुने से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी। ये बात कही गई है, ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। उपधारा 3 की बात आती है। उपधारा 3 क्या है? किसी सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए क्रमबद्ध दंडों का योग इस धारा के अधीन विरुद्ध किए गए दंडादेश एक दंडादेश समझा जाएगा। अगर अपील की बात आए तो जो संयुक्त दंडादेश है ये एक दंड माना जाएगा, एक दंड माना जाएगा, अपील के लिए माना जाएगा। एक दंड है ऐसा माना जाएगा। किसके लिए? अपील के लिए। अपील के प्रयोजन के लिए जो संयुक्त दंड है वो एक दंड माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और धारा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है धारा, कौन सी धारा है जिस पर हम अब आते हैं? धारा है 26, शक्तियां प्रदान करने का ढंग। धारा 26 में क्या है? शक्तियां प्रदान करने का ढंग। शक्तियां प्रदान करने का ढंग। शक्तियां प्रदान करने का ढंग, इसमें ये लिखा है। क्या है इसमें? इस संहिता के अधीन शक्तियां प्रदान करने में यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार आदेश द्वारा व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर या पदधारियों के वर्गों को साधारणतः उनके पदीय अभिधानों से सशक्त कर सकेंगी। शक्तियां कौन प्रदान करेगी? इसमें तो पहली बात कही गई है या तो उच्च न्यायालय या दूसरा कौन कहा गया है? राज्य सरकार। शक्तियां कौन प्रदान करेगा? या तो उच्च न्यायालय प्रदान करेगा या सरकार, राज्य सरकार प्रदान करेगी। तो किसे प्रदान करेगी? या तो उनके नाम से करेगी या उनके पद से या उनके वर्गों को, या तो उनके नाम से या उनके पदों को देगी उन्हें, या उनके वर्गों को शक्तियां देगी। ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावित होगा जिस तारीख को वह ऐसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। अब उसके बाद आ रही है बात कि ये जो इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय ने या राज्य सरकार ने आदेश दिया है, वो आदेश कब से लागू होगा? जिस दिन जिस व्यक्ति के नाम को ये संसूचित किया गया है। मान लीजिए इस ए व्यक्ति को शक्ति दी गई, शक्ति प्रदान की गई। किसे प्रदान की गई? ए को। तो ए को जिस दिन संसूचित किया जाएगा, ए को संसूचित किया जाएगा, उसी दिन से लागू होगा। तब से लागू
होगा या उसी दिन से लागू होगा, या उसी दिन से लागू होगा। आगे बढ़ते हैं, धारा 27 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 27। धारा 27 में क्या है? धारा 27 में नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। जो नियुक्त अधिकारी हैं उनकी शक्तियां क्या होंगी? नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, पहली है सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्ति किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है, जब कभी उस प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथा स्थिति उच्च न्यायालय या सरकार अन्यथा निर्देश ना दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसमें क्या कह रहा है? ये मान लीजिए ये व्यक्ति एक है। कौन है? ए। एक व्यक्ति ए है। इसका क्या है? ये सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति ये है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकार की सेवा में। किसमें है? सरकार की सेवा में पद धारण करता है, पद धारण करता है। अब इसके लिए एक आदेश द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं, शक्तियां प्रदान की गई हैं, इससे शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब क्या होगा? अगर इस व्यक्ति को या तो इसका प्रमोशन कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? समान या उच्चतर पद पर, या तो जिस पद पर ये यहाँ था उसी के समान पद पर, समान पद पर, या उच्चतर पद पर, या उच्चतर पद पर, या तो समान पद पर या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन, यानी समान जो राज्य सरकार है, समान राज्य सरकार, समान उसी राज्य सरकार, समान राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन, यानी उसी राज्य सरकार के अधीन, उच्च समान पद पर या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन क्या कर दिया गया जाता है? इस व्यक्ति का अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र में, जैसे ये यहाँ नियुक्त किया था वैसे ही स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है। स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त कर दिया गया, ऐसे नियुक्त कर दिया गया, तो ये वही शक्तियों का प्रयोग करेगा, वही शक्तियों का प्रयोग करेगा, वही शक्तियों का प्रयोग करेगा। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं अगर एक व्यक्ति को यहाँ लोकल एरिया में इसे नियुक्त किया गया था स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की सेवा में, तब इसे कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिया गया था, कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी कि आप इनका प्रयोग कीजिए। अब क्या हुआ? इस व्यक्ति का इसी राज्य सरकार के अधीन जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य जो समान राज्य सरकार है, इसी के अधीन इसे उसी समान पद पे या उच्चतर पद पे किसी लोकल एरिया में फिर उसका इसे भेज दिया गया, इसे की नियुक्ति कर दी गई। तो ये जो शक्तियां यहाँ प्रयोग करता था वो ही प्रयोग करेगा, ये बात कही गई है धारा 27 में। उसके बाद आगे आते हैं, धारा 28 की बात आती है। किसकी बात आती है? धारा 28। धारा 28 क्या कहती है? शक्तियों को वापस लेना, शक्तियों को वापस लेना। उपधारा 1 की क्या है? यथास्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकेगी जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की हैं। इसमें कहा गया है जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार है या उच्च न्यायालय है, या उच्च न्यायालय ने इस संहिता के अधीन यानी BNSS 2023 के अधीन जो शक्तियां दी हैं,
दी हैं वह वापस ले सकेगी, वापस ले सकेगी। कौन ले सकेगी? अगर राज्य सरकार ने दी है तो राज्य सरकार वापस ले सकेगी, उच्च न्यायालय ने दी है तो उच्च न्यायालय वापस ले सकेगा। उसके बाद क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकेगा। उसके बाद इसके दूसरे में ये बताया गया है कि अगर शक्तियां जो थीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दी थी, मुख्य मजिस्ट्रेट, इस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या है जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, इन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ने शक्तियां दी तो ये वापस भी ले सकेंगे, ये नहीं कि इन्होंने दे दी तो ये वापस नहीं ले सकते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, धारा 29 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धारा 29 की। धारा 29 में क्या है, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना। क्या है इसमें? पहली उपधारा क्या कहती है, इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकेगा। कोई न्यायाधीश क्या है, ये कोई न्यायाधीश है या कोई मजिस्ट्रेट है, क्या है? मजिस्ट्रेट। तो इस मजिस्ट्रेट के जो शक्तियां होंगी, शक्तियों का इनका तो प्रयोग और होंगे कर्तव्य इनका पालन किनके द्वारा किया जा सकता है? पद उत्तरवर्ती द्वारा इनका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं उपधारा 2 में। उपधारा 2 क्या कहती है, जब इस बारे में कोई शंका है कि पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा ये अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों या आदेशों के प्रयोजन के लिए पद उत्तरवर्ती कहा जाएगा। कौन न्यायाधीश कौन करेगा? सेशन न्यायाधीश डिसाइड करेगा कि कौन सा न्यायाधीश पद उत्तरवर्ती है। क्या करेगा? कौन न्यायाधीश पद उत्तरवर्ती है। क्या है? पद उत्तरवर्ती। कौन सा न्यायाधीश पद उत्तरवर्ती है? उपधारा 3 क्या कहती है, जब इस बारे में शंका है कि किस मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती है तो उसमें यथास्थिति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा अवधारित करेगा को कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन या कार्यवाहियों के यानी न्यायाधीश। तो उसके बाद 2 कौन कर सकते हैं? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। ये जिला मजिस्ट्रेट, ये दोनों लोग डिसाइड करेंगे कौन पद उत्तरवर्ती है, कौन मजिस्ट्रेट पद उत्तरवर्ती है। क्या है? पद उत्तरवर्ती है। ये जितना अब तक देखा ये हमने अध्याय 3 था।
अध्याय 3, ये अध्याय 3 था। इससे हमने इसकी 29 धाराओं तक देखा है। इसे हम बार बार देखते रहेंगे और बार बार रिवीजन करने से हम और आगे बढ़ेंगे। यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम अध्याय 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? अध्याय 4।